अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर नाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ओमाइक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 आज हमारा टॉपिक है। ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। कराची में तो बहुत ज़्यादा है कि 10% तक पॉजिटिविटी आ गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, नौशहरा और आज़ाद कश्मीर के मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो लोग हमसे यही पूछते हैं कि ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट और जो पुराना डेल्टा वेरिएंट था उसके अंदर डिफरेंस क्या है, लोगों को कैसे महसूस होगा कि ये ओमाइक्रॉन है। तो ये आज हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी एफडीए ने अप्रूव किए हैं जो टैबलेट की शक्ल में और कोविड के पेशेंट ले सकते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। नाजरीन, ये अल्ट्रा कॉन्टेजियस है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलता है। कि पहले जो वायरस है, डेल्टा वायरस जो था कोविड-19, वो 15 मिनट्स के अंदर लगता था, लेकिन ये बस जो ही लोग एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। 15 मिनट से भी कम ड्यूरेशन में ये एक आदमी से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए इसे अल्ट्रा कॉन्टेजियस कहते हैं। एक से दूसरे को बहुत तेज़ी से लगता है। इसके अलावा शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि इसकी सिम्टम जल्दी ज़ाहिर हो जाती हैं। पहले वाला वायरस तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसकी अलामात ज़ाहिर होती थी, इसके अंदर 2-3 दिन के अंदर ही अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। बहुत सारे जो यानी कि लोग समझते हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं या जो जिन्होंने पहले से कोविड अफेक्टेड लोग हैं वो समझते हैं कि शायद हमें नहीं होगा। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इस वेरिएंट की कि जो लोग भी जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है वो, या जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई वो, या जो पोस्ट कोविड हैं जिनको पहले से कोविड हो गया, ये सभी को अफेक्ट कर रहा है। यानी कि जो हमारी ऑलरेडी इम्यूनिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस वेरिएंट को रोक सके। अच्छी बात यह है कि जो लोग पहले से वैक्सीनेटेड हैं या जिन्होंने बूस्टर लगवाई है तो उनमें सिम्टम्स कम होती हैं, अलामात कम होती हैं। तो है बहुत ये तेज़ी से फैलने वाला और सभी को अफेक्ट कर रहा है, मगर ये कि उनमें सिम्टम कम है। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है उनमें निस्बतन सिम्टम्स जो हैं या अलामात जो है वो ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। इसकी सिम्टम्स थोड़ी सी डिफरेंट है पहले वेरिएंट के मुकाबले में। इसमें लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा है, कॉफिंग बहुत ज़्यादा है, रनिंग नोज। तो लोग फ्लू समझ रहे हैं कि ये नज़ला है, ऐसा नहीं है। पहले जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें फीवर डोमिनेंट होता था, लेकिन इसके अंदर कॉफ है, लोगों को खांसी है, शदीद खांसी हो रही है और नज़ला है, रनिंग नोज है। इसके अलावा फीवर है, बुखार भी होता है, सोर थ्रोट है, गला ख़राब हो जाता है लोगों का, सांस की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें इसके साथ होती हैं। पहले वायरस के अंदर यह था कि सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल वो जाया करती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया, बहुत कम है ये, इससे लोग अफेक्टेड होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस टाइप की सिम्टम है जो कि अमूमन सर्दी में खांसी हो जाती है। लेस हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन अमूमन जो है वो इतने ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह एक तो ये भी हो सकता है कि ये इतना विरुलेंट ना हो, इतना ज़्यादा नुकसानदेह ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ने वैक्सीन पहले से करा चुके हैं। कोविड इन्फेक्शन को हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यानी कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो अमूमन वो सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो कि ब्लड टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, या ऑक्सीजन सेचुरेशन है। उन सब चीज़ों से हम देख लेते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसी से हम डिसाइड करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है पेशेंट को? जब पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, सांस में प्रॉब्लम हो रही हो, या उसकी सेचुरेशन 94% या इससे कम हो। तो ये क्राइटेरिया है कि जो भी अफेक्टेड लोग हैं वो पल्स ऑक्सीमीटर लें और अपनी पल्स चेक करते रहें कि सेचुरेशन कितनी है। डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास 2 हैं, रैपिड कोविड एंटीजन और पीसीआर। देखा यह गया कि अमूमन ये इतनी जल्दी पिक नहीं होता, यानी कि अगर आप एक पेशेंट का रैपिड कोविड एंटीजन भेजें और पीसीआर भेजें तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि डे 1 या 2 पे रैपिड कोविड एंटीजन नेगेटिव आ जाए, लेकिन पीसीआर अमूमन पॉजिटिव आता है। तो बेहतर यह है कि पीसीआर कराएं। रैपिड कोविड एंटीजन 2-3 दिन के बाद करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन। देखिए, ट्रीटमेंट तो बहुत मुश्किल है, अगर एक मरतबा हो जाए और सीरियस हो जाए तो फिर तो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी इसका अभी तक नहीं है। तो इसलिए प्रिवेंशन ही पे जो है ना रोकथाम होती है उसी पे तवज्जो देनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि वैक्सीनेशन, जिन्होंने वैक्सीन नहीं अभी तक नहीं कराई वो वैक्सीनेशन करा लें, और जो करा चुके हैं वो बूस्टर डोज लगवा लें।
क्योंकि अमूमन वैक्सीनेशन के बाद या बूस्टर डोज के बाद हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी वैक्सीनेशन कराएं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि डिस्टेंस रखें, कम से कम 3-4 फीट का जो है वो डिस्टेंस रखें, क्योंकि किसी के बोलने, खांसने, छींकने से भी वायरस ट्रांसमिट होता है, तो वो एनवायरनमेंट में घूम रहा होता है। सर्दी का मौसम है, सर्दी में लोग ज़्यादा बंद जगहों पर रहते हैं, अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखते हैं, तो वायरस अंदर ही रह जाए। एक आदमी भी अगर बोल रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसका वायरस पूरे माहौल में फैला हुआ है, पूरा घर अफेक्टेड हो सकता है। तो आजकल के दौर में अगर किसी को इवन खांसी, नज़ला भी है, फीवर नहीं भी है, तो भी उसको आइसोलेट हो जाना चाहिए और अपना कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मास्क जो है 3 तरह के होते हैं। एक तो आम कपड़े का मास्क है, आजकल जो लोग ये करते हैं कि ड्रेस के साथ ही वही मास्क बनवा लेते हैं। तो कपड़े का मास्क तकरीबन 50% प्रोटेक्शन देता है। ये जो सर्जिकल मास्क हैं 60 to 70% प्रोटेक्शन देते हैं, जबकि N95 मास्क जो है वो 95% प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस भी रखें, मास्क भी पहने। एक ख़ास तौर पे लोग ये तो एहतियात करते हैं कि बाहर जाते हैं कि मास्क पहन लेते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे कोई रिलेटिव मिलने के लिए आया है तो कोशिश करें या उसको भी मास्क ऑफर करें कि भाई आप भी पहन लें और ख़ुद भी पहन लें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो अफेक्टेड है या नहीं। अमूमन जो है पेशेंट सिम्टम स्टार्ट होने से पहले ही दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकता है, तो उसे भी नहीं मालूम होता कि मुझे कोविड है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपके घर में कोई गेस्ट आए या कोई भी जानने वाला है, आप उसको भी ऑफर करें कि भी मास्क पहन लें और आप खुद भी मास्क पहनें। तो अगर ज़रा भी सिम्टम हो किसी के अंदर आजकल के दौर में, तो कोशिश करें अपने आप खुद ही आइसोलेट कर लें इसको। और जो अगर कोई कॉन्टैक्ट है, अगर आप कंफर्म हो गया कि आप कल उससे मिले हैं और उसको कोविड हो गया, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। 2-3 दिन देखें, अगर कोई सिम्टम होती हैं तो खांसी हो या फीवर हो, फ़ौरन अपना कोविड PCR करवा लें। हैंड वॉश की बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे भी जो आदमी खांस रहा है, छींक रहा है, ये बात कर रहा है, उसके मुंह से जो वायरसेस निकल रहे हैं वो किसी भी जगह पे अगर गिरेंगे और आपने उसको टच किया तो वो जरासीम आपके हाथ पे लग जाएंगे, और वही फिर अगर आपने वो हाथ जो है मुंह पे या आंख पे लगा लिया या नाक पे लग गया तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अमूमन यही होता है जब हम बाजार में भी जाते हैं, शॉप पे खड़े होते हैं, तो उसके काउंटर पे हाथ रख के खड़े होते हैं। तो इन चीज़ों से कोशिश करें कि घर आने के बाद बहुत फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करें, कि हाथ जो है वो धोते रहिए। गवर्नमेंट को पूरी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ही फैल रहा है। तो जो गवर्नमेंट आपका अपना काम है वो ये कि डॉक्टर्स को PPE प्रोवाइड करें। देखें, डॉक्टर्स की इतनी सैलरी नहीं है कि वो सारा अरेंजमेंट खुद करें, और ये डेली यूज़ करना होता है और फेंकना होता है। तो ये तो है कि जो आइसोलेशन है या इनके कोविड के जो वार्ड हैं वहाँ पे तो PPE वगैरह, मास्क वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन जनरल हॉस्पिटल के अंदर नहीं होता है। आमतौर पे तो किसी को भी मालूम नहीं है कि कौन सा पेशेंट कोविड का है, कौन सा नहीं है। तो तमाम इमरजेंसीज के अंदर, गवर्नमेंट की तमाम इमरजेंसीज के अंदर PPE का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल हो गया, पाकिस्तान में बन रहा है, तो गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि तमाम हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर PPE प्रोवाइड करें। आखिर में मैं कहूँगा कि मीडिया का ताल्लुक है। मीडिया का रोल ये है कि वो प्रॉपरली लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। अभी तक आप ये देखें, ना ही कोविड के ऊपर कोई ड्रामा बना है, ना ही डॉक्टर्स के प्रोग्राम आते हैं, ना ही हेल्थ के प्रोग्राम आते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। लोग अभी भी यकीन नहीं रखते हैं कि कोविड कोई चीज़ है। लोग इसको एक कोई साजिश समझता है, कोई कुछ समझता है, लेकिन लोगों को यकीन भी नहीं है कि कोविड कोई चीज़ है भी या नहीं। तो मीडिया जो है वो मेरे ख्याल में अपना प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम करें, डॉक्टर्स को बुलाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं और ड्रामे बनाएं कि इससे कितने लोगों की मोर्टेलिटी हो रही है, घर उजाड़ रहे हैं, और इनके ऊपर जो है वो मीडिया को खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। 90% लोग तो कोविड की जो सिम्टम होती हैं उसके बाद जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तकरीबन 10% लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो कौन लोग हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है? एज 65 और उससे प्लस, यानी कि जो एल्डरली एज है, ओल्ड एज है, इसमें चांसेस होते हैं कि ये लोग मॉडरेट टू सीवियर साइड पे जा सकते हैं, यानी कि ये लोग खतरे में जा सकते हैं। यंग लोग अमूमन कोविड के अंदर रिकवर कर जाते हैं, और जूं जूं एज बढ़ती जाती है तो रिस्क बढ़ता जाता है। इसी तरीके से वेट, ओवर वेट होने का, जिनका वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा खतरे में है, वो ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ जा सकते हैं। वो लोग जो डायबिटिक हैं उनको जो है वो ज़्यादा खतरा है। जो इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको ज़्यादा खतरा है। जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, या हार्ट फेलियर है, या हार्ट वीक है,
लंग में पानी आ जाता है, उन लोगों का ज़्यादा खतरा है कि वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं, सीवियरिटी की तरफ जा सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। कैंसर के जो पेशेंट हैं वो, या जिनके किडनी कमज़ोर हैं, या जो जिनके ट्रांसप्लांटेशन हुई है वो, अब प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी इसका जो है वो रिस्क बढ़ जाता है कि कॉम्प्लिकेशन के रेट ज़्यादा। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें रिस्क कॉम्प्लिकेशन का ज़्यादा है, सीवियरिटी का ज़्यादा है। यंग एज में यूजुअली लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, और यही क्या करें, अमूमन ट्रांसमिट जो कर रही है वो 20 और 30s के अंदर जो क्लास है वो करती है। वो बाहर जाते हैं, केयर नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते, और उसके बाद जो है वो घर पे आके जो बाकी लोगों को वो ट्रांसमिट कर देते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी एहतियात तो देखें, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो लाइफ है ना। अगर लाइफ नहीं है तो ये सोशल गैदरिंग भी कुछ नहीं है। तो जिन पार्टीज को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी है, सोशल गैदरिंग है, इनको अवॉइड करें, ना करें, अभी ना करें। जो शादियां हैं उनके अंदर भी आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि बैंक्वेट छोटा होता है, आप डे वेडिंग करें, कि दिन में शादियां करें, बड़े बड़े टेंट लगाएं, दूर दूर चेयर लगाएं, और बूफे सिस्टम खत्म कर दें, टेबल पे सर्व करें। क्योंकि अमूमन जो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं वो बूफे की वजह से आते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि कोविड के अगेंस्ट टैबलेट भी आ गई हैं, कि FDA ने अप्रूव किए हैं 2 टैबलेट को अभी खास तौर पे। एक तो है पैक्सलोविड और दूसरी है मोलन्यूपिराविर। ये एक जो है फाइजर की है और एक मर्क की है, जिनको FDA ने अप्रूवल दी है। एक और टैबलेट है जो हम पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो पायराविर के नाम से है, गेट्स फार्मा की। ये इंडिया में यूज़ हो रही है, चाइना में, रशिया में, हमारे इस एरिया में यूज़ हो रही है, और इसको अभी तक FDA से अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन ये अवेलेबल है पाकिस्तान में। कहते ये कि ये वो क्लास जो मैंने अभी आपको बताया, जो हाई रिस्क क्लास है, यानी कि जिसकी एज 65 है, वेट ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या किडनी ख़राब है, या ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, या हार्ट के पेशेंट हैं, या एस्थमेटिक हैं, COPD है, ये वो लोग जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, उनको आप स्टार्ट करा दें माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि हॉस्पिटल जाने से पहले घर पे जो ही पेशेंट पॉजिटिव होता है, कोविड पॉजिटिव होता है, तो ये टैबलेट उनको दे दें। तो जो पाकिस्तान में है वो पायराविर है। तो पहले दिन में 9 टैबलेट देते हैं सुबह शाम, और उसके बाद 4 टैबलेट सुबह शाम देते हैं 7 से 14 दिन तक। तो ये एक न्यू एडवांस डेवलपमेंट है। अगर आप चाहें तो अपने इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो डॉक्टर हैं या जो ID हैं जिनसे ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। इसी तरह मॉडरेट इन्फेक्शन के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, वो यूज़ हो रही हैं। अमेरिका ने FDA ने अप्रूव किया, लेकिन अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। एंटी डिप्रेशन है, SSRI एक ग्रुप है। एंटी डिप्रेशन बहुत कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ होती है, लेकिन इसके अंदर एक जो टैबलेट जिस पे रिसर्च हुई है वो है फ्लूवोक्सामिन के नाम से है, माइल्ड इसका जो है ब्रांड नेम है, जीनोन फार्मा की है। तो इसके ऊपर भी तो वो कहते हैं एंटी डिप्रेशन जो है ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का इफेक्ट होता है, और ये भी कोविड के अंदर काम करती है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि एंटी डिप्रेसेंट SSRI जो है वो भी ली जा सकती है। विटामिन D और विटामिन C भी लेना चाहिए। बच्चे कोई परफेक्ट कंफर्म रोल तो नहीं है, लेकिन देखा यह गया कि जिनके अंदर विटामिन D कम होता है उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, यानी कि सैचुरेशन उसकी ड्रॉप हो रही है, या सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो या नमूनिया हो जाता है, तो उन पेशेंट के अंदर जो है वो अमूमन हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, डेक्सामेथासोन यूज़ करते हैं, रेमडेसिविर जो है एंटीवायरल मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं, एक्टिमरा यूज़ करते हैं, और खून को पतला करने के लिए हेपरिन यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, लोगों को फालिज भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हम हॉस्पिटल के अंदर कर रहे होते हैं। एक्सरे इतने बुरे नहीं हैं अभी जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनके अंदर, वो वाली बात नहीं है जो पुराने थे। अब रीज़न वही हो सकता है, या तो ये वेरिएंट ऐसा है जो कम नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि ये इतनी इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, या ये कि अच्छे खासे लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है। तकरीबन 50% पेशेंट जो है वैक्सीनेटेड आ रहे हैं कि जिनको ने वैक्सीनेशन कराई थी वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, और 50% वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। तो जितनी मुमकिन हद तक कोशिश करें कि बच सकते हैं, जो प्रिवेंशन है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट मुश्किल है, लेकिन प्रिवेंशन बहुत आसान है कि आप बस मास्क पहने, हाथ धोएं, और लोगों से जो है डिस्टेंस रखें, और गैदरिंग में ना जाएं।